नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं समर्थ क्लासेस के YouTube चैनल पर। यह समर्थ क्लासेस आपको बनाएगी हर एग्जाम के लिए समर्थ। तो दोस्तों, जैसा कि आप आज पीछे देख रहे हैं, आज थोड़ा चेंज किया है मैंने, क्योंकि SI के एग्जाम के लिए जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं वो धीरे धीरे करीब आ रहा है। लेकिन मैंने देखा कि हमारा जो कोर्स है वो थोड़ा धीरे चल रहा था। वो चलना भी जरूरी है, क्योंकि समझाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आपको पता चलेगा कि समझने की वजह से हम कितनी आसानी से याद कर सकते हैं, वो बताऊंगा आज की क्लास में। तो महाराणा प्रताप को लेकर जितने भी प्रश्न बनते हैं, MCQ चलेगा आज, यूं समझ लीजिए। महाराणा प्रताप को लेकर जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी का जवाब आपको यूं याद हो जाएगा। RS लेवल तक के क्वेश्चनों का जवाब आपको यूं याद हो जाएगा, बिल्कुल मक्खन की तरह से। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम महाराणा प्रताप की। उससे पहले एक और बात कि समर्थ क्लासेस का जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर उस पर जो टेस्ट सीरीज है, फ्री कोर्स अवेलेबल है, और दूसरे विषयों के जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को माता सरस्वती के आशीर्वाद से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा चल रहे हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप हमने पढ़ लिया है कल, लेकिन उसको एक बार क्वेश्चनों की तरह से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने डिटेल पढ़ ली। अब देखना कितनी आसानी से आपको हर प्रश्न का जवाब है। महाराणा प्रताप 1572 में शासक बन गए थे। 1572 में ये बने थे, शासक बने थे। इनका राज्याभिषेक हुआ था, शासक बने, राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572। जन्म कब हुआ था इनका? 9 मई 1540 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था ये? गोगुंदा में। गोगुंदा यही राजधानी भी थी। मेवाड़ की राजधानी उस समय यही गोगुंदा बनी हुई थी। तो प्रश्न आता है कि अकबर ने जो महाराणा प्रताप शासक बन गए थे, तो उनको समझाने के लिए, समझौता करने के लिए किस किस को भेजा था? RS में ये प्रश्न पूछा था, किस किस को भेजा था? क्रम के साथ बताइए। तो क्रम कितनी आसानी से याद होता है, ये देखो। पहले अकबर ने, महाराणा प्रताप कब बने? फरवरी में शासक बने। तो अकबर ने नवंबर में 1572 में ही जलाल खां को भेजा। जलाल खां, जलाल एक नाम है अकबर का स्वयं का, बचपन का नाम, मतलब पहला नाम अकबर का जलाल ही है। तो अपने नाम वाले जलाल खां को सबसे पहली बार भेजा, लेकिन ये नाकाम रहा। फिर क्या किया? अकबर ने अपने सबसे काबिल, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे अकबर, मानसिंह। मानसिंह इनके भतीजे भी थे। तो ये कौन हुए? फूफा जी। फूफा जी ने अपने भतीजे को भेजा समझाने के लिए, लेकिन यहाँ तो और तनातनी हो गई थी, तो ये भी नहीं मना सके। फिर क्या हुआ? इन्होंने मानसिंह के पिताजी, मानसिंह के पिता भगवान दास, अब भगवान दास अकबर के क्या लगे थे? जीजा जी। तो जीजा जी ने अपने साले को, जीजा जी ने अपने साले को महाराणा प्रताप के पास भेजा। लेकिन जब मानसिंह से, जलाल खां से न माने, तो भगवान दास से क्या मानेंगे? ये भी नहीं। क्या है? अकबर ने सोचा कि चलो पहले इसको भेजा, कोई बात नहीं माने, लेकिन राजपूतों को भेजेंगे तो शायद राजपूत की बात मान। तो मानसिंह को भेजा, लेकिन मानसिंह से भी नहीं माना। फिर भगवान दास को भेजा, भगवान दास से भी नहीं माना। अब इन्होंने सोचा कि थोड़े बुद्धि वाले व्यक्ति को भेजते हैं, शायद वो माना। तो टोडरमल को भेजा, टोडरमल से भी नहीं माने। तो अब हो गया था मामला पूरी तरह से फिक्स हो गया था कि युद्ध होना निश्चित है।
अब युद्ध होना निश्चित है, तो युद्ध की रणनीति कहाँ बनाई? प्रश्न आता है अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना किस किले में बैठकर बनाई? तो वो आता है स्वयं अकबर का किला, जिसको दौलत खाना, क्योंकि अपनी दौलत, जितनी भी दौलत आती थी वो खजाना यहाँ पर रखे जाते थे। शस्त्रागार, क्योंकि यहाँ शस्त्र रखे जाते थे। अंग्रेजों ने इस दुर्ग का नाम रख दिया था मैगजीन दुर्ग। तो यहां पर बैठकर, ये कहां पर था? अजमेर में, अजमेर में था। 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह अजमेर से, यहीं इस किले से रवाना हो गया था युद्ध करने के लिए। तो आ जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। अब इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए क्वेश्चन धड़ाधड़ी के साथ। सबसे पहले तो हल्दी घाटी के युद्ध, इसके जो ये नाम है ना, इस पे प्रश्न बन जाते हैं। खमनोर का युद्ध किसने कहा? गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? थर्मोपल्ली का युद्ध किसने कहा? तो इनमें सबसे आसान देखो, खमनोर, गोगुंदा, ये हमको हमारे सुने सुनाए शब्द लगते हैं, लेकिन थर्मोपल्ली, क्या ये हमको हमारे देश का शब्द लगता है? नहीं, तो किसी विदेशी ने दिया होगा। तो थर्मोपल्ली नाम इसको दिया है कर्नल जेम्स टोड। ये कर्नल जेम्स टोड कौन है? राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, क्योंकि पूरे राजस्थान, जिस राजस्थान को आज हम देखते हैं, उस राजस्थान का पूरा इतिहास कर्नल जेम्स टोड ने ही लिखा। बात करें गोगुंदा का युद्ध, तो एक व्यक्ति था जिसने लाइव पूरे युद्ध में शामिल था, पूरा लाइव टेलीकास्ट देखा था हल्दी घाटी के युद्ध का। तो वो था बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, कादिर बदायूनी। अब यही प्रश्न आता है, जैसे खमनोर का युद्ध किसने कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? ये आ भी चुका है प्रश्न। तो ये कहा अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। अब युद्ध होना था, युद्ध कब हुआ? 1576। 1573 तक तो भेजे, फिर 3 साल बाद युद्ध हुआ 1576। इसकी डेट बताई जाती 18 जून, जो NCERT के अनुसार है, लेकिन गोपीनाथ जी कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि यह 21 जून, क्या था? 21 जून। अब बात आती है युद्ध की। यहां से प्रश्न बनते हैं, अकबर की सेना में कौन कौन थे प्रमुख रूप से? महाराणा प्रताप की सेना में प्रमुख रूप से कौन कौन? तो अकबर की सेना में एक तो सेनापति स्वयं मानसिंह था, आसफ खां, जगन्नाथ कछवाहा, मेहत्तर खां, ये प्रमुख नाम। और महाराणा प्रताप की सेना में हाकिम खां सूरी, जो स्वयं थरावल सेना, आगे की सेना का कार्यभार संभाल रहा था। दूसरे पूंजाजी भील, जिनका, अब ये पूंजाजी भील है ना, मेवाड़ का जो ध्वज है उस पर एक तरफ महाराणा प्रताप है और दूसरी तरफ पूंजाजी भील का चित्र है, और नीचे लिखा हुआ है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहरा के करता। तो इस तरह का ध्वज बना हुआ है। कौन कौन थे? हाकिम खां सूरी, पूंजाजी भील, रावत कृष्णदास चूड़ामत। रावत कृष्णदास चूड़ामत, ये याद आ रहा होगा, ये जो कृष्णदास जी चूड़ामत थे ना, इन्होंने जो राज्याभिषेक जब हुआ था महाराणा प्रताप, तो उस समय महाराणा प्रताप की कमर पर तलवार बांधने का काम किसने किया था? इन्हीं चूड़ामत जी ने किया था। अगले हैं राम शाह, ग्वालियर, ग्वालियर के राम शाह इन्हीं के साथ। तो ये हो गए प्रमुख व्यक्ति। इसके बाद नाम आए हाथियों का। तो क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से हाथी ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने शौर्य का,
अपने साहस का प्रदर्शन किया। तो नाम थे उनमें, एक था इधर पूर्णा, रामप्रसाद, गजमुक्ता और गजराज, ये चारों नाम दे रखे थे। और दूसरों में गजमुक्ता, गजराज और कोई से दूसरे नाम, पूर्णा, रामप्रसाद और कोई दूसरे नाम ऐसे दे रखे थे। एक ही ऑप्शन था जिसमें ये चारों नाम एक साथ थे, तो इनको आसानी से याद, देखो गजमुक्ता और गजराज उनको आसानी से याद हो जाएगा। रणमंदर, जो रण में मंदिर मचा है। मर्दाना, जो मर्दों को दाना डालते हैं, वो है मर्दाना। तो ये चारों नाम आसानी से हमको याद हो सकते। अब अकबर के आने की, अब जब युद्ध शुरू हुआ तो हाकिम रसूल ने जो हमला करवाया, तो राजपूत सेना का हमला इतना तीव्र था कि डर के मारे मुगल पीछे हट गए थे, भागने लग गए थे। तो उनको रोकने के लिए एक व्यक्ति था मेहतर खां। इस मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैला दी कि अरे रुक जाओ, अकबर एक सेना लेकर स्वयं आ रहा है। और जब ये झूठी अफवाह फैलाई तो जो सैनिक थे उनमें पुनः जोश आ गया और फिर से युद्ध करने को तैयार हो। और फिर इसके बाद सब युद्ध करने के लिए कहाँ आ गए थे, दिख रहा है यहाँ से, चलो फिर बताओ, फिर लिख देंगे। तो फिर वो युद्ध करने के लिए आ गए थे रक्त तला। यहां तक का हमने कल पढ़ लिया था, इसका थोड़ा और आगे तक पढ़ लिया था। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब युद्ध में क्या हुआ था उस पर एक बार विचार कर लेते हैं पुनः। महाराणा प्रताप ने भाले से मान सिंह पर वार किया और मान सिंह बच गया और उसका अंगरक्षक मारा गया। वो वार इतना तेज था कि भाला होंदे को फाड़ते हुए, जिसमें वो बैठा था, होंदे को फाड़ते हुए पीछे तक घुस गया था, लेकिन मान सिंह झुक गया, किस्मत थी उसकी, और अंगरक्षक जो था ना वो मर गया। लेकिन महाराणा प्रताप ने सोचा कि मान सिंह मारा गया तो वो उधर से हट गए। लेकिन इसमें क्या हुआ, मान सिंह बैठा हुआ था मर्दाना हाथी पर। मर्दाना हाथी की सूंड में एक खंजर लगा हुआ था जो जहरीला था। इस जहरीले खंजर से चेतक घायल हो गए, लेकिन चेतक ने महाराणा प्रताप को इसका पता नहीं चला और महाराणा प्रताप भी संतुलन बनाते हुए, जबकि पूरी सेना ने घेर लिया था, युद्ध कर रहे। और इस बीच में एक था बहलोल खान, मैंने कल चित्र बना के बताया था ना, उस बहलोल खान को बख्तरबंद मतलब पूरी तरह से सब पहन रखे थे, उसने कवच वगैरह और पूरी तरह से पैक था। उसके एक वार के सर पे, सर से नीचे तक कट गया और साथ में घोड़ा भी कट गया। ये हुआ था युद्ध, घोड़ा भी कट गया। घोड़ा भी कट गया। लेकिन उसके बाद जब महाराणा प्रताप को पता चला कि यार चेतक घायल है और महाराणा प्रताप भी युद्ध करते हुए घायल हो चुके थे, तो जो झालाबीदा थे ना, ये झालाबीदा, तो झालाबीदा को जैसे ही पता चला कि महाराणा प्रताप घायल है, तो महाराणा प्रताप को समझाकर उन्होंने उनसे उनका राज छीन लिया, खुद ने पहन लिया और युद्ध करने लगे और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त। इधर महाराणा प्रताप चेतक के साथ निकल गए, वहीं रास्ते में एक नाला था 30 फुट का। उस 30 फुट के नाले को पार करते हुए चेतक की मृत्यु हो गई, क्योंकि घायल तो था ही सही, लेकिन पूरी जान लगाकर उसने महाराणा प्रताप की रक्षा की और बलीचा गांव में उसकी मृत्यु हो गई। और वहीं पर इस महान स्वामी भक्त चेतक की क्षत्रिय महाराणा प्रताप, उन्होंने इतनी परिस्थितियां दे दी, लेकिन उनकी आंख से कभी आंसू नहीं हुए। लेकिन जब चेतक की मृत्यु हुई तो महाराणा प्रताप की आंखों से भी आंसू निकले। अब इसके बाद क्या होता, मैंने बताया था ना कि दो मुगल सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे। तो शक्ति सिंह जो उनका भाई था, उसने ये देख लिया था, उन दोनों को मारकर
वो महाराणा प्रताप के पास आया और महाराणा प्रताप से माफी मांगी और शक्ति सिंह का घोड़ा लेकर फिर महाराणा प्रताप कोलियारी गांव गए, जहां उन्होंने अपना इलाज करवाया। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को एक नाम दिया था, मैंने कल की क्लास में लिखवाया, नीला घोड़ा रा असवार। ये कहते ही फिर महाराणा प्रताप ने नजर उठाकर देखा तो सामने शक्ति सिंह खड़े थे। शक्ति सिंह के मन में पश्चाताप था, तो दोनों भाइयों ने गले मिलकर एक दूसरे को माफ कर दिया। तो यहाँ पर युद्ध समाप्त हो गया। गोपीनाथ शर्मा इस युद्ध को अनिर्णायक बताते हैं। क्यों? क्योंकि मान सिंह अपने लक्ष्य में असफल रहा। मान सिंह को क्या मिला? एक बात बताओ, ना तो सेना को पूरी तरह से हरा पाए, न महाराणा प्रताप जो मेन काम था महाराणा प्रताप को पकड़ना वो काम नहीं हुआ, तो मान सिंह पूरी तरह से असफल रहा था। इसीलिए अकबर इससे इतना नाराज था कि इससे इसका जो पद थे ना, मतलब वहाँ दरबार में हाजिर होने का जो पद था वो छीन लिया, 7,000 मनसब था वो छीन लिया। आसफ खां जो था, आसफ खां को भी दरबार से कुछ दिनों के लिए बाहर कर दिया था। तो ये कब हो सकता है? जब मन में खुशी ना हो। अगर जीतते तो खुशी होती। और महाराणा प्रताप का इस युद्ध में पलड़ा भारी रहा था, फिर भी क्योंकि 20,000 सैनिक होते हुए भी वो 80,000 की सेना से लड़ रहे थे, फिर भी पलड़ा भारी था। फिर महाराणा प्रताप ने वहां से इलाज वगैरह करवाकर अपनी बाकी सेना के साथ अस्थायी राजधानी बनाया आवरगढ़। आवरगढ़ कमलनाथ की पहाड़ी है, कमलनाथ पर्वत, वहां पर है आवरगढ़। उसको अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। तो ये प्रश्न आता है कि गोगुंदा राजधानी थी, अभी देखना हम क्रम से देखेंगे। गोगुंदा राजधानी थी, गोगुंदा के बाद अस्थायी, मतलब युद्ध के बाद अस्थायी राजधानी किसे बनाया? आवरगढ़ को। आवरगढ़ के बाद इन्होंने कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया और अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। राजधानी बनाया, अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। अब अकबर वहां अजमेर के दुर्ग में ही बैठा था, लेकिन उससे चैन नहीं पड़ी। तो 4 महीने बाद अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लिया हमला करके, और उसका नाम रख दिया उदयपुर का मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद। इसके बाद अकबर ने शाहबाज खान नाम का उसका जो सेनापति था, शाहबाज खान को भेजा 1577 में कुंभलगढ़ अभियान, क्योंकि उस समय कुंभलगढ़ में ही महाराणा प्रताप टिके हुए थे। तो महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए उसने कुंभलगढ़ अभियान पर भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप वहां से निकल लिए। अब ये देखते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब शाहबाज खान ने जब कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया तो महाराणा प्रताप ने मानसिंह सोनाग्रा को उसकी जिम्मेदारी संभाली कुंभलगढ़ की, और वहां से निकल गया। कुंभलगढ़ की जिम्मेदारी कुंभलगढ़ किसको? मानसिंह सोनाग्रा को। जिम्मेदारी दी और वहां से चले गए, और महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से चले गए। बहुत मेहनत के बाद 3 अप्रैल 1578 बड़ी मेहनत के बाद शाहबाज खान कुंभलगढ़ जैसे अजय दुर्ग पर, कुंभलगढ़ अजय दुर्ग अधिकार कर लिया। लेकिन ये अधिकार करने के बाद भी असफल रहा। किस लिए भेजा था इसको? महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ पाया क्या? नहीं। तो अकबर ने कि दोबारा जा 1578 में दूसरी बार, 1579
79 में भी भेजा, लेकिन असफल रहा। यह तीसरी बार भेजा, लेकिन तीसरी बार में भी असफल रहा। तो 1580 में कुंभलगढ़ से, यहाँ कुंभलगढ़ से 1580 में ये वापिस चला गया शाहबाज। 1580 महाराणा प्रताप जंगल जंगल भटके गए, बहुत कष्ट देखे, बहुत दुख देखा, लेकिन उनके लिए वो दुख नहीं था, वो संघर्ष था। क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी क्या था? अपनी स्वाधीनता, अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता को बनाए रखना, अपने पूर्वजों के गौरव को बनाए रखना, और वो उन्होंने बनाए रखा और संघर्ष करते रहे। फिर अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा। अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा। युद्ध करने, ये महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। लेकिन हुआ क्या? ये आया था महाराणा प्रताप को पकड़ने, तो सारे परिवार को साथ में ले आया, परिवार को तो शिविर में छोड़ दिया, है ना, और खुद चल गया रणनीति बनाने। इधर से अमर सिंह को पता पड़ा यार परिवार के साथ है, तो अमर सिंह ने इसके पूरे परिवार को उठा लिया, बंदी बना लिया। अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार को बंदी बना लिया। और जब यह बात अब्दुल रहीम खाने खाना को पता पड़ी तो टेंशन में आ गया कि यार क्या करेंगे मेरे परिवार के साथ, क्योंकि ये एक तरह से उनका दुश्मन था। लेकिन जब महाराणा प्रताप इस बारे में जैसे ही पता चला, वो बहुत क्रोधित हुए अमर सिंह पर। अमर सिंह से कहा, किसके कहने पर तुमने इनको बंदी बनाया? क्या किसी के परिवार को, किसी के बीवी बच्चों को बंदी बनाकर एक वीर योद्धा कभी युद्ध जीतता है? क्या एक वीर योद्धा को शोभा देता है? और महिलाओं को बंदी बनाया तुमने। महिलाएं किसी की भी हो, चाहे शत्रु की हो, दुनिया के किसी भी देश की हो, किसी भी धर्म की हो, वो सम्मान के योग्य है। एक पुरुष को हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। जल्दी से इनको बुक मुक्त करो और छोड़ दे आओ सम्मान के साथ। तो ये महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व को दर्शाता है कि उनकी सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे। और यही एक असली हिंदू की पहचान है, एक असली भारतीय की पहचान। मैंने कहा था ना, हिंदुआ सूरज क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदुओं में सूरज की तरह चमकते हैं। अगर किसी को हिंदू कैसा होता है यह देखना है तो महाराणा प्रताप को देखो, उनको देखो, उनके जैसे बनने का प्रयास करो। हम में जो कमी है, महाराणा प्रताप को देखो कि हम में क्या कमी है, एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते। तो महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े उदाहरण है महिलाओं के प्रति, परिवार के प्रति उनके जो भावना है। और यही चीज जब अब्दुल रहीम खाने खाना, चलो ये लिख लिया, महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को आदेश दिया
उसके परिवार को मुक्त करके सम्मान के साथ भेज दे, सम्मान के साथ भेज दे। महाराणा प्रताप के इस कर्म से, महाराणा प्रताप के इस कर्म से अब्दुल रहीम का हृदय गदगद हो गया। जब अब्दुल रहीम खान को पता पड़ा कि महाराणा प्रताप ने ऐसा किया, तो ऐसा काम तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा देखा था यहाँ शत्रु है, शत्रु के परिवार को नष्ट कर दो, उनकी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करना, यही सब उन्होंने देखा था। लेकिन जब अब्दुल रहीम खान ने यह व्यवहार देखा तो उनकी उदारता का कायल हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो हमला भी कर सके महाराणा प्रताप। और अब्दुल रहीम खान 1581 में दोबारा लौट गया, दोबारा लौट गया। और जब यही बात अकबर को पता चली तो अकबर भी महाराणा प्रताप की इस उदारता का कायल हो गया। 81 के बाद अकबर ने कोई भी दस्ता नहीं भेजा महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए या किसी भी हमले के लिए। तो अब शुरू होता है असली चीज। अकबर ने 4 ठिकाने बनाए थे, 4 ठिकाने बनाए थे। चार ठिकाने बनाए थे। एक दिवेर, राजसमंद, देवल, डूंगरपुर, देसूरी पाली, और चौथा देवारी उदयपुर। ये चारों ठिकाने 4 छावनियां स्थापित की थी मेवाड़ पर नियंत्रण के लिए अकबर ने। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसमें किस्म काका से बनते हैं। पहला, शाहबाज खान ने कितनी बार महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अभियान किए, तो कितनी बार आएगा? 3 बार। ये दूसरी और ये तीसरी बार, 3 बार। कुंभलगढ़ के किले पर शाहबाज खान का अधिकार कब हुआ? 3 अप्रैल 1578 ईस्वी में। क्या किया था? महाराणा प्रताप को पकड़ने आया था कुंभलगढ़। फिर 1580 में अब्दुल रहीम खान को भेजा, लेकिन ये भी असफल रहा और वापस लौट गया। इसके बाद क्या हुआ था? महाराणा प्रताप ने जब ये चले गए ना, दोबारा कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था। और फिर अकबर ने 4 ठिकाने बनाए। अभी दिवेर तो आपको याद करवा दूंगा। राजसमंद में दिवेर, ये नीचे जो डूंगरपुर पड़ता है, डूंगरपुर पड़ता है यहाँ। एक काम करता हूँ, ये नक्शा देखो आप, ठीक है। ये यहाँ पर राजसमंद में दिवेर, ये दिवेर, ये डूंगरपुर यहाँ नीचे, डूंगरपुर में देवल, यहाँ पाली में देसूरी, और यहाँ उदयपुर में देवारी। ये 4 ठिकाने बनाए थे अकबर ने मेवाड़ पर नियंत्रण के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब शुरू होगा युद्ध।
कि युद्ध कहां तक टाला जाए, ये द्वंद्व कहां तक पाला जाए, राणा का वंशज है तू फेंक भाला जहां तक जाए। तो महाराणा प्रताप ने भी यही कहा, अब बहुत हो गया, अब शुरू होगा हमारा पराक्रम, बहुत चल गए इधर उधर, अब होएगा दिवेर का युद्ध। ये हुआ 1582 ईस्वी में। मेवाड़ का मैराथन कहते हैं इसको, मैराथन। अब मैराथन क्यों कहते हैं और किसने कहा? ये कहा कर्नल जेम्स टोड ने। अब क्यों कहा? क्या है? मैराथन एक युद्ध हुआ था एथेंस और फारस के मध्य, जिसमें एथेंस की सेना बहुत छोटी थी, उसने स्पार्टा की सेना से मदद मांगी, लेकिन भैया स्पार्टा की सेना मदद करने नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आ रही है। तो एथेंस की जरा सी सेना ने फारस की इतनी बड़ी सेना को बुरी तरह से पराजित कर विजय हासिल कर, तो उसको कहते हैं मैराथन का युद्ध। और यही इस युद्ध में उन्होंने देखा। इससे पहले थर्मोपल्ली में आपको बता चुका हूँ, 300 मूवी हुई थी ना, 300 मूवी में 300 जने लड़े थे, स्पार्टास लड़े थे, इतनी बड़ी फारस की सेना से, पर्शिया की सेना से। तो ये वही था, उसको कहते हैं थर्मोपल्ली का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ? अमर सिंह ने सेरिमा सुल्तान खान को पराजित किया। महाराणा प्रताप ने देख लिया अब धीरे धीरे जीतने का समय आ गया है। तो अमर सिंह जी जो महाराणा प्रताप के बेटे थे, उन्होंने मौका देखकर दिवेर पर भयंकर तरीके से हमला कर दिया। और जो सेरिमा का सुल्तान खान था ना, ये देखो सेरिमा का सुल्तान खान, ये बैठा हुआ है घोड़े पर। ये घोड़े पर बैठा हुआ था भैया, पूरे कवच वो सब पहन रखे थे। तो क्या करा अमर सिंह ने? एक भाला फेंका इतनी तीव्रता से, अमर सिंह जी ने एक भाला इतनी तीव्रता से फेंका कि यह भाला सुल्तान खान को पार करते हुए, इनके घोड़े को पार करते हुए जमीन में जाके गड़ गया। और वहीं पर ये इसका बिल्कुल पुत बन गया, पुत। और जब ये घटना हुई तो एक बात सोचिए, जैसे महाराणा प्रताप ने दी थी ऊपर से नीचे तक काट दिया था, उनके बेटे ने भाला फेंका जो ऊपर से जाते हुए इतनी प्रेशर से था, पूरे इसको पार कर गया। घोड़ा था, घोड़े को पार करके जमीन में धंस गया। और ये वहीं पर ऐसा मूर्ति की तरह खड़ा हुआ है। और जब सैनिकों ने यह देखा, भैया समाप्ति होगी युद्ध की, कि भैया हार गया हम। और यह जीत गए दिवेर का युद्ध। महाराणा प्रताप की जीत की शुरुआत हुई। दिवेर को जीतकर दिवेर कुछ समय राजधानी रही। दिवेर राजधानी बन गई थी। कहाँ? कुंभलगढ़ के बाद दिवेर राजधानी बन गई। दिवेर जीतने के बाद
फिर महाराणा प्रताप ने उससे पहले क्या, अब महाराणा प्रताप युद्ध पे युद्ध करते रहे और अकबर ने जितना भी मेवाड़ को जीता था उसको आजाद कराते रहे। तो अकबर को दोबारा मजबूर होकर 1584 और 85 में जगन्नाथ कछवाहा को महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन यह असफल रहे और युद्ध के दौरान ही, इसी अभियान के दौरान ही मांडलगढ़ में इनकी मृत्यु हुई। मांडलगढ़ भीलवाड़ा इनकी मृत्यु हो गई, जहां इनकी छतरी है जगन्नाथ कछवाहा की छतरी, कछवाहा की 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। बस ये आखिरी था। इसके बाद अकबर ने अब महाराणा प्रताप को परेशान करना छोड़ दिया, क्योंकि अकबर ने लाख कोशिश कर ली। वो जान गया कि अब अपने बस से बाहर है, क्योंकि ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसको महाराणा प्रताप के खिलाफ भेज सकूं, और भेजूंगा तो वो दोबारा यूं ही लौट के आएंगे। अब महाराणा प्रताप को पकड़ना हमारे बस में रहा ही नहीं, तो हम उनके लेवल से बाहर निकल चुके। तो महाराणा प्रताप अब जीतते गए। 1585 में चावड़ का युद्ध हुआ। चावड़ का युद्ध किससे? महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ। लूणा चावड़िया। महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ लूणा चावड़िया से, और जीतना ही था, जीते और चावंड को अपनी राजधानी बनाया। अब ये राजधानी कब तक रही, यह प्रश्न आया था आरएस में कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कब तक रही। तो देखो इसका समय था 1585 से ये 1614, लगभग 28 वर्ष बताते हैं। देखने में 29 वर्ष लगते हैं, 29 या 20, लेकिन जो एवरेज रियल में रहा होगा ना, उससे लगभग 28 वर्ष लगते हैं। महीने वगैरह सब दिनों को कलेक्ट करें। इसमें अगर देखो तो 1585 से 97 तक तो महाराणा प्रताप, और 1597 से 1614 अमर सिंह। रहे। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अलावा पूरा मेवाड़ जीत लिया। पूरा मेवाड़ जीत लिया और 1597 ईस्वी में एक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वो अभ्यास कर रहे होंगे, तो प्रत्यंचा छूट कर उनके पाँव में लगी, धनुष पाँव में लगा, तो वो इतना भयंकर घाव हो गया कि उसने महाराणा प्रताप की जान ली। लेकिन महाराणा प्रताप भी मृत्यु के वक्त असंतुष्ट थे। क्यों?
क्योंकि चित्तौड़ जो उनकी जान था अभी भी वह बाकी था। लेकिन उन्होंने जो जीवन जिया उसके कारण आज पूरा भारतवर्ष, क्या विश्व के लोग भी उन पर गर्व करते हैं। क्यों? अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा आपने। अब्राहम लिंकन, अमेरिका का राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन जब एक बार उसका दौरा हुआ था भारत आने का, तो उसकी माँ ने उनसे कहा था कि बेटा तू भारत जा रहा है ना, तो वहाँ से उस भूमि की मिट्टी लेकर आना जहाँ के राजा ने अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, और वो थे महाराणा प्रताप। इनके साथ इन जंगल में हर जगह जो रानी रही वो थी महारानी अजब, जिन्होंने हर समय इनका साथ दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन बता दो। तो अब आता है क्वेश्चन, दिवेर के युद्ध को और क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैराथन। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोवेल। क्यों? क्योंकि मैराथन एक ऐसा युद्ध था जिसमें बहुत छोटी सी सेना ने एक बड़ी सी सेना को हराया, और वही दिवेर के युद्ध में हुआ। अमर सिंह ने शेरिमा सुल्तान खां को मारकर, इस तरह से मारकर इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई, और शुरुआत हुई विजय अभियान। फिर अकबर ने 1584-85 में जगन्नाथ कछवाहा को महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन बेचारा असफल रहा। मांजलगढ़ भीलवाड़ा में ही उसकी मृत्यु हो गई, और 32 खंभों की छतरी है जगन्नाथ कछवाहा की, भीलवाड़ा मांजलगढ़। चावंड का युद्ध हुआ लूणा चावंडिया और महाराणा प्रताप के मध्य। चावंड को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया 1585 ईस्वी। लगभग 28 वर्ष तक, 1585 से 1614 ईस्वी तक ये महाराणा प्रताप की राजधानी रही। 1585 से 97 तक तो महाराणा प्रताप, और 97 से 1614 ईस्वी तक अमर सिंह। महाराणा प्रताप चित्तौड़ और मांडलगढ़, इन दो को छोड़कर पूरे मेवाड़ को जीत लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ तो मित्रों, जब शाहबाज खान ने हमला किया था 1577 में, तो शाहबाज खान के हमले के बाद कुंभलगढ़ से निकले थे महाराणा प्रताप। कुंभलगढ़ से निकलकर वह चूलिया ग्राम पहुंचे थे। चूलिया गांव में वहां उनका मंत्री भामा शाह उनको मिल गए। महाराणा प्रताप की जो स्थिति चल रही थी, उनके पास धन नहीं था अभियान को जारी रखने के लिए, अपनी सेना को पालने के लिए। तो भामा शाह ने अपने पूरे जीवन की जो संपत्ति थी 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण मुद्रा, वो महाराणा प्रताप को थे, जिससे महाराणा प्रताप 25,000 की सेना 25,000 की सेना को 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक रोटी पानी दे सकते थे, उनकी जरूरत पूरी कर सकते थे। इसी कारण भामा शाह को मेवाड़ का उद्धारक या मेवाड़ का कर्ण भी कहते हैं। मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली बताते हैं कुंभलगढ़ को। क्यों संकटकालीन शरण स्थली? क्योंकि जब भी संकट आता था तो वो शरण लेते थे कुंभलगढ़। 19 जनवरी 1597 को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उनके पांव में चोट लगी, और वो चोट के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। के जितने भी वीर और साहसी योद्धा मैंने इतिहास में पढ़े हैं ना, उनकी मृत्यु ऐसे किसी न किसी छोटी बीमारी या किसी चोट के कारण, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें तो उनको गिरा ही नहीं सकती ना। तो और इन्होंने महाराणा प्रताप ने चावंड में ही
चामुंडा माता का एक मंदिर भी बनवाया था। चावंड में, देखो आसान से याद होगा, चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। इनके मित्र थे, मित्र और दरबारी कवि विद्वान कवि को चक्रपाणि मिश्र, इन्होंने विश्ववल्लभ मूर्तमाला मतलब जो मुहूर्त निकालते हैं ना किसी भी काम को करने के, उसको लेकर मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक की पद्धति क्या होती है, क्योंकि चक्रपाणि मिश्र एक ब्राह्मण थे तो उनको राज्याभिषेक की पद्धति, उसकी पूजा वगैरह, मुहूर्त क्या होते हैं, इन सब के बारे में पूरी जानकारी थी। उस पर उन्होंने किताबें लिखी। बाड़ोली खेजड़डी में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ था और वहीं पर खेजड़ बांध के यहाँ उनकी एक छतरी है, 8 खंभों वाली, महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का एक स्मारक है फतेह सागर झील के यहाँ, जो है मोती मगरी, उदयपुर। ये हो गए पूरे महाराणा प्रताप। अब इनकी एक बात और है, हल्दी घाटी के युद्ध में हाकिम खां सूरी और चित्रकला में नसीरुद्दीन को महत्व देना उनके धर्मनिरपेक्ष एक सच्चे हिंदू के आचरण को दर्शाता है। क्योंकि एक सच्चा हिंदू किसी भी छोटी मोटी नफरत के कारण उस किसी भी इंसान की योग्यता को कभी भी कम नहीं आता, वो वास्तविकता में जीता है। अगर सामने वाला योग्य है तो वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, वो उसका सम्मान, अगर वो सम्मान के योग्य है तो उसका सम्मान अवश्य करेगा। यही चीजें हमको सिखाती है कि एक सच्चे हिंदू की क्या पहचान है। यही महाराणा प्रताप सिखाने आए और उन्होंने हिंदुआ सूरज के रूप में, एक चमकते हुए सूरज के रूप में हमें यही सिखाया कि हम हमारे देश को, हमारे भारत के देश के लोगों को कैसा होना चाहिए। तो ये हो गए महाराणा प्रताप पूरे। अब पढ़ेंगे हम अमर सिंह। अमर सिंह का छोटा सा ही है काम, बहुत जल्दी वो मतलब राजा बनने के कुछ सालों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका काम ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी नहीं पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो मैं बताऊँ, हाँ तो अब शुरुआत होती है महाराणा अमर सिंह जी की। जन्म हुआ था इनका 1659 में। इनकी माता का नाम था अजब्दे, पिता का नाम था महाराणा प्रताप। राज्याभिषेक इनका हुआ पिता की मृत्यु के बाद 19 जनवरी 1597 को। इनके समय सैनिक विभाग हरिदास झाला के हाथ में दे दिया गया था, वही संभाल थे पूरे सैनिक विभाग को। इनके समय में जो शक्तावत और चुंडावत, शक्तावत कौन थे? जो शक्ति सिंह थे ना, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह, उनके जो वंशज थे वो शक्तावत, और चुंडावतों के वंशज चुंडावत के थे। इन दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। किसकी? हरावत। मैंने बताया था ना, हरावत युद्ध में आगे रहना, मतलब युद्ध में सबसे आगे रहना राजपूतों के लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो इस सेना में कौन आगे रहेगा? शक्तावत और चुंडावतों में इसकी प्रतिस्पर्धा थी। तो इनके लिए सामंती और जागीरदारी की नई पद्धतियां बनाई महाराणा अमर सिंह जी। अकबर के आदेश पर 1599 ईस्वी में जहांगीर ने हमला किया उटाला स्थान पर, किंतु असफल रहा। 1599 में किया लेकिन असफल रहा। फिर 1605 ईस्वी में जब जहांगीर जब शासक बन गया ना अकबर के बनने को, तो जहांगीर ने की यार मेरी बेइज्जती हुई थी, क्या मेरी बेइज्जती हुई थी, तो उसका तो बदला लेना पड़ेगा। तो 1605 में परवेज को भेजा, लेकिन परवेज भी असफल रहा। 1608 में महावत खां को भेजा, लेकिन महावत खां भी मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। इनको कैसे ना कैसे करके अमर सिंह जी बहुत वीर थे। इनको कहते हैं कि GH हो जाए ना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा,
उन्होंने कहा कि यह वीर पिता के वीर पुत्र थे। 1613 ईस्वी में जब जहांगीर स्वयं अजमेर आए, इसने देख लिया जहांगीर ने कि इनसे कुछ भी नहीं हुआ, तो जहांगीर स्वयं अजमेर गया। उसने खुर्रम को एक बड़ी सेना लेकर आक्रमण के लिए भेजा। खुर्रम ने क्या किया, जाते ही जितने भी सैनिक पर मेवाड़ ने अधिकार किया था, जितने भी सैनिक ठिकाने थे, उन पर पहले अधिकार कर लिया। फिर घेरा डाल दिया और घेरा डालकर जो बाहर जितने भी आम जनता थी, जो खेत थे, उनको जलाना शुरू कर दिया। आम जनता का कत्लेआम शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर मजबूरी में राजकुमार कर्ण सिंह और अन्य सरदारों ने इनको मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा और कुछ शर्तों के साथ मेवाड़ की अधीनता स्वीकार की। 5 फरवरी 1615 शहजादा खुर्रम से संधि की। तुम मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक, स्वीकार करने वाला शासक कौन? अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम। इनकी वीरता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि अब इनको परिस्थिति के हाथों मजबूर होकर, क्योंकि यहाँ पर राजा किसके लिए होते हैं? ये प्रजा के लिए। लेकिन जब प्रजा दुखी हो, प्रजा को कष्ट हो, तो राजा को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो संधि की शर्तें क्या थी? संधि की शर्तें, पहला, मेवाड़ का महाराणा स्वयं दरबार में, मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, उपस्थित नहीं होगा। अपने बड़े पुत्र को दरबार में भेजेगा। दूसरी, मुगल शासक वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए दबाव नहीं डालेंगे, दबाव नहीं डालेंगे। तीसरी, मुगल सेना में मेवाड़ के 1000 सैनिक के साथ मेवाड़ का राजकुमार शामिल होगा, वो सेवा देने के लिए तैयार रहेगा, सेवा देने के लिए सदैव तैयार रहेगा। चौथा, चित्तौड़ का किला पुनः दे दिया जाएगा, परंतु उसकी मरम्मत नहीं करवा सकते।
परंतु उसकी मरम्मत नहीं करवा सकते। यहाँ पर इनको 5000 जात और 5000 सवार का पद दिया गया। तो 4 शर्तें थी। पहला क्या था कि मेवाड़ का महाराणा स्वयं मुगल दरबार में कभी उपस्थित नहीं होगा। जो सबसे बड़ा राजकुमार होगा उसको दरबार में भेज दिया जाएगा। दूसरी क्या थी कि जो मुगल होते हैं ना, महाराणा प्रताप को सबसे अधिक चिढ़ किस बात से थी कि जो मुगल होते हैं ना विदेशी, उनके साथ वैवाहिक संबंध राजपूत बनाए, उनको इस बात से बहुत चिढ़ थी। तो मुगल शासक वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए दबाव नहीं बनाएगा। मुगल सेना मेवाड़ के 1000 सैनिकों के साथ मेवाड़ का राजकुमार भी मुगल सेना में शामिल होगा और हमेशा जब भी कहेंगे सेवा देने के लिए तैयार होगा। इनको 5000 जात और 5000 सवार का पद दिया गया। चित्तौड़ का किला पुनः दे दिया गया, लेकिन चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवा सकते, ये कह दिया गया। तो ये सब शर्तें थी। इसके बाद से ही अमर सिंह ने राजपाट छोड़ दिया था और एकांत में रहने लगे थे ये उसी तरह था जिस तरह का आघात उदय सिंह जी को लगा था, ये उसी तरह का था। एकांत में रहने लगे और कहते हैं कि 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह जी की मृत्यु हो गई। आहड़ में इनकी छतरी है, वहीं पर इनका अंतिम संस्कार भी हुआ था। आहड़ में इनकी छतरी है, वहीं पर इनका अंतिम संस्कार हुआ था। अमर सिंह प्रथम के काल में चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। क्योंकि इनके समय में चित्रकला का, जो मेवाड़ चित्रकला थी, उसका बहुत विकास हुआ था। और यही बातें हैं अमर सिंह जी के बारे में महत्वपूर्ण। यही प्रश्न बनते हैं। एक तो ये संधि वार्ता में से आ जाएगा कि कौन कौन सी शर्तें थी। तो एक एक चीज क्लियर है कि महाराणा दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, उनके बड़े पुत्र जाएंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, मुगल सेना में मेवाड़ के 1000 सैनिक के साथ राजकुमार शामिल होगा और सेवा देने के लिए तैयार रहेगा। 5000 जात 5000 सवार का पद मिला। चित्तौड़ का किला पुनः दे दिया जाएगा, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं करवाई गई। इसके बाद अमर सिंह जी छोड़कर चले गए राजपाट और 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह जी की मृत्यु हो गई। इनके लिए कहा जाता है वीर पिता का वीर पुत्र। कर्नल टोड कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं इनके लिए कि महाराणा प्रताप व इस वंश के एक सुयोग्य वंशिक है। G.H. ओझा कहते हैं वीर पिता का
वीर पुत्र। और क्यों ना कहा जाए, ये महाराणा प्रताप के साथ उनके अंतिम समय तक हर युद्ध में साथ दिया, अपने पिता की आज्ञा मानी। क्योंकि किनके पुत्र थे? महारानी अजब और महाराणा प्रताप के। तो इतना महान पुत्र ही हो सकता। हाँ, किसी कारण से मजबूरी से, अब शायद ये नियति का खेल का हो या कुछ का, इनको अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो साहस दिखाया, जो बहादुरी दिखाई, इतने समय तक मेवाड़ को संभाल के रखा। और झुके भी तो किसके लिए? मेवाड़ की प्रजा के लिए, खुद के लिए नहीं। वो अपनी जान दे सकते थे। ये वीर पिता के एक वीर पुत्र थे। 60 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। अब ऐसे महान पिता के महान पुत्र ही होते हैं। तो ये अमर सिंह जी पूरे हो गए हैं। देखिए मित्रों, आज हमने कितना ज़्यादा कवर कर लिया है। तो मैं इसी तरीके को बेटर रखूँगा, तो हम ज़्यादा कम समय में ज़्यादा चीज़ें पता कर सकेंगे। अगर फिर भी आपके समझने में कोई दिक्कत आई हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। आज थोड़ी एनर्जी थोड़ी मेरे को कम लग रही मेरी, क्योंकि व्रत है ना, तो इस चक्कर में एनर्जी कम है थोड़ी, कुछ काफ़ी भी नहीं आता। अब क्लास ख़त्म करते हैं मित्रों। मैंने मेरा काम कर दिया, अब आप अपना काम कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।